धारा 28 सम्मति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। कोई संपत्ति ऐसी सम्मति नहीं है, कोई सम्मति ऐसी सम्मति नहीं है जैसी इस संहिता की किसी धारा में आश्रित है। यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन या तथ्य के किसी भ्रम के अधीन दी गई है और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सम्मति दी गई थी, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो चित्त विकृति या मत्तता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सम्मति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ है, या जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सम्मति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो 12 वर्ष से कम आयु का है। धारा 28 हम लोग देख रहे हैं। धारा 28 के अंतर्गत भय या भ्रम के अधीन दी गई सम्मति को सम्मति नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि यह तथ्य ज्ञान में रहा हो। इस संबंध में उदय बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक का एक अच्छा प्रकरण है। इसमें अभियुक्त द्वारा अभियुक्त्री को विवाह का वचन देकर उसके साथ संभोग किया गया, जिससे वह गर्भवती हो गई। अभियुक्त्री यह जानती थी कि वह तथा अभियुक्त दोनों भिन्न भिन्न जातियों के होने से उनके माता पिता विवाह की अनुमति नहीं देंगे, फिर भी वह संभोग करती रही। इसी भ्रम के अधीन सम्मति कंसेंट अंडर मिस कंसेप्शन ऑफ फैक्ट नहीं माना गया। लेकिन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम नौशाद के मामले में सहमति को स्वतंत्रता नहीं माना गया, क्योंकि वह भ्रात्मक तथ्यों पर प्राप्त की गई थी। इसमें अभियुक्त द्वारा अभियुक्त्री के साथ यह कहते हुए लैंगिक संभोग किया गया था कि वह उससे विवाह कर लेगा। अभियुक्त्री गर्भवती भी हो गई थी। बाद में अभियुक्त ने विवाह करने से मना कर दिया। इसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना गया। सावकिन के मामले में कौ नामक एक व्यक्ति ने यह दावा किया कि उसे धार वाले हथियार से चोट नहीं पहुंचती है। उसने खो को हथियार चलाकर देखने के लिए आमंत्रित किया। खो ने उस पर वार करके उसकी बाँह पर चोट पहुंचाई और घायल कर दिया तथा रक्त बहने से उसकी मृत्यु हो गई। खो को धारा 87 धारा 25 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया गया। घाटगे तथा नटेशन के मामलों में यह अभी निर्धारित किया गया कि विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा सद्भावपूर्वक किसी विद्यार्थी को युक्तिपरक शारीरिक दंड दिया जाना धारा 88 धारा 26 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत संरक्षित है। इस प्रकार सहमति को आपराधिक दायित्व का एक अच्छा बचाव माना गया है। 29 ऐसे कार्य का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 25 धारा 26 और धारा 27 के अपवादों का विस्तार उन सभी कार्यों पर नहीं है जो किसी अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने के आशय हो या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात हो। गर्भपात कराना जब तक कि वह उस महिला का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित न किया गया हो, किसी अपहानि के बिना भी जो उससे उस महिला को कारित हो या कारित करने का आशय हो, स्वतः अपराध है। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है और ऐसा गर्भपात कराने की उस महिला की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायोन्मुक्त नहीं बनाती। धारा 29 यह प्रतिपादित करती है कि सहमति केवल उस कार्य को क्षमा करती है जो सहमति देने वाले व्यक्ति को अपहानि कारित करता है और जो अन्यथा एक अपराध होता है। यदि कारित किया जाने वाला कार्य अपहानि के बिना भी अपराध है तो सहमति उसका बचाव नहीं हो सकता। धारा 30 कहता है सम्मति के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य। कोई बात जो किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक यद्यपि उसकी सम्मति के बिना की गई है, ऐसी किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो जाए। यदि परिस्थितियां ऐसी है कि उस व्यक्ति के लिए यह
असंभव हो कि वह अपनी सम्मति प्रकट करे या वह व्यक्ति सम्मति देने के लिए असमर्थ हो और उसका कोई संरक्षक या उसका विधिपूर्ण भार साधक कोई दूसरा व्यक्ति न हो जिससे ऐसे समय पर सम्मति अभिप्राप्त करना संभव हो कि वह बात फायदे के साथ की जा सके। परंतु इस अपवाद का विस्तार साशय मृत्यु कारित करने या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। मृत्यु या घोर उपत्ति के निवारण के या किसी घोर रोग या अंग शैथिल्य से मुक्त करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किसी ऐसी बात के करने पर नहीं होगा जिसे करने वाला व्यक्ति जानता है कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। मृत्यु या उपत्ति के निवारण के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए स्वेच्छा उपत्ति कारित करने या उपत्ति कारित करने का प्रयत्न करने पर नहीं होगा। किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण पर नहीं होगा जिस अपराध के किए जाने पर इसका विस्तार नहीं है। अब इसमें एक देखते हैं, यो अपने घोड़े से गिर गया और मूर्छित हो गया। को एक शल्य चिकित्सक का यह विचार है कि यो के कपाल पर शल्य क्रिया आवश्यक है। को यो की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए किंतु सद्भावपूर्वक यो के फायदे के लिए यो के स्वयं किसी निर्णय पर पहुंचने की शक्ति प्राप्त करने से पूर्व ही कपाल पर शल्य क्रिया करता है। को ने कोई अपराध नहीं किया है। यो को एक बाघ उठा ले जाता है, यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गोली लगने से यो मर जाए, किंतु यो का वध करने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक यो के फायदे के आशय से को उस बाघ पर गोली चलाता है। को की गोली से यो की मृत्यु कारक घाव हो जाता है। को ने कोई अपराध नहीं किया। को एक शल्य चिकित्सक यह देखता है कि एक शिशु की ऐसी दुर्घटना हो गई जिसका घातक साबित होना संभव है। यदि शल्य क्रिया तुरंत न कर दी जाए, इतना समय नहीं कि शिशु के संरक्षक से आवेदन किया जा सके। को सद्भावपूर्वक शिशु के फायदे के आशय रखते हुए शिशु के अनुनय विनय करने के बावजूद भी शल्य क्रिया करता है। को ने कोई अपराध नहीं किया। एक शिशु यो के साथ एक जलते हुए घर में है। घर के नीचे लोग एक कंबल तान लेते हैं। को उस शिशु को यह जानते हुए कि संभाव्य है कि गिरने से वह शिशु मर जाए, किंतु उस शिशु को मार डालने का आशय न रखते हुए और सद्भावपूर्वक इस शिशु के फायदे के आशय से छत पर से नीचे गिरा देता है। यहाँ यदि गिरने से वह शिशु मर भी जाता है तो भी को ने कोई अपराध नहीं किया है। स्पष्टीकरण धारा 26, धारा 27 और इस धारा के अर्थ के अंतर्गत केवल धन संबंधी फायदा व फायदा नहीं है। धारा 30 का उद्देश्य चिकित्सा व्यवसायियों को उन परिस्थितियों में संरक्षण प्रदान करना है जब वे किसी ऐसे रोगी के जीवन को बचाने के लिए ऐसे रोगी को जीवन को संकट में डालते हैं अथवा पीड़ा से मुक्ति प्रदान करने हेतु उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। धारा 30 की प्रायोज्यता के लिए निम्न बातें आवश्यक है। कार्य व्यक्ति के लिए फायदे के लिए किया जाना चाहिए। कार्य सद्भावपूर्वक किया जाए। कार्य मामले की परिस्थितियों के अनुसार युक्ति युक्त हो। कार्य बिना सहमति के किया जाए। सहमति द्वारा किए गए कार्य। आपराधिक विधि में सहमति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सहमति ही वह तत्व है जो निर्दोष एवं अपराधी में अंतर करती है। अर्थात सहमति के आधार पर किसी व्यक्ति को निर्दोष एवं सहमति के अभाव में उसे अपराधी घोषित किया जा सकता है। उदाहरणतः यदि कोई पुरुष 18 वर्ष से अधिक आयु की स्त्री के साथ बिना उसकी सहमति के लैंगिक संभोग करता है तो वह बलात्संग के अपराध का दोषी माना जाता है। लेकिन यदि वही पुरुष उस स्त्री की सहमति से उसके साथ लैंगिक संभोग करता है तो वह बलात्संग के अपराध का दोषी नहीं माना जाता है। सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने का आशय न हो और न उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो, कोई कार्य अपराध नहीं है जिसका आशय मृत्यु कारित करना या गंभीर चोट पहुंचाना नहीं है। यदि वह व्यक्ति जिसे ऐसी चोट पहुंचाई जाए 18 वर्ष की आयु से अधिक हो और उसने स्पष्ट रूप से यह उपलक्षित रूप से ऐसी हानि सहन करने के लिए या ऐसी हानि की जोखिम लेने के लिए अपनी सहमति दे दी है। उदाहरणतः को और खो खुशी खुशी एक दूसरे से कुश्ती लड़ने के लिए सहमत होते हैं। इस सहमति का यह अर्थ है कि यदि कुश्ती में दोनों में से किसी को भी चोट पहुंचती है तो वे उसे सहन करेंगे। इस कुश्ती में यदि खो को कोई चोट हो जाती है तो को किसी अपराध का दोषी नहीं माना जाएगा।
इस प्रकार इस धारा के अंतर्गत मुख्यतः क्रीड़ा आदि का संरक्षण प्रदान किया। यह धारा इस सिद्धांत पर निर्मित की गई, सहमति देने वाले की हानि नहीं होती। इसके दो प्रमुख आधार हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का स्वयं सर्वोत्तम निर्णायक होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी सहमति किसी ऐसी चीज के लिए नहीं देगा जिसे वह अपने लिए हानिकारक समझा है। इस संबंध में शिवकीन का एक महत्वपूर्ण मामला, इसमें कौन नामक एक व्यक्ति यह दावा करता है कि उसे धार वाले हथियार से चोट नहीं पहुंचती है। उसने खो को हथियार चलाकर देखने के लिए आमंत्रित किया। खो ने को पर वार करके उसकी बांह पर चोट पहुंचा और घायल कर दिया तथा खून निकल जाने से उसकी मृत्यु हो गई। यह धारण किया गया कि खो ने इस धारा के अंतर्गत संरक्षित होने से कोई अपराध नहीं किया है। किसी व्यक्ति के लाभ के लिए सहमति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। कोई कार्य जिसमें ज्ञान और आशय हो कि उससे मृत्यु हो सकती है, सद्भावनापूर्वक और उस व्यक्ति की सहमति से और उसके लाभ के लिए किया जाए, अपराध नहीं है। दृष्टांत, को एक शल्य चिकित्सक जानते हुए कि एक विशेष शल्य क्रिया से खो की जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, किंतु खो की मृत्यु कारित न करने के आशय रखते हुए और सद्भावनापूर्वक खो के लाभ के आशय से खो की सहमति से खो पर वह शल्य क्रिया करता है, खो ने कोई अपराध नहीं किया है। इस प्रकार यह धारा मुख्य रूप से चिकित्सकों को उनके शल्य कार्यों के लिए संरक्षण प्रदान करती है। अध्यापकों को उचित कार्य भी इसी धारा से संरक्षित है। इस संबंध में घाटगे एवं नेटसन के दो प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार यह धारा मुख्य रूप से चिकित्सकों को उनके शल्य क्रियाओं के लिए संरक्षण प्रदान करती है। अध्यापकों के उचित कार्य भी इसी धारा से संरक्षित है। इस संबंध में घाटगे एवं नटेसन के दो महत्वपूर्ण प्रकरण हैं। इसमें यह धारण किया गया है कि जहाँ स्कूल के प्रधानाध्यापक अनुशासन बनाए रखने के लिए सावधानीपूर्वक किसी विद्यार्थी को युक्तियुक्त शारीरिक दंड देते हैं तो वे इस धारा के अंतर्गत संरक्षक द्वारा या उसकी सहमति से शिशु या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य, कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावनापूर्वक उसके संरक्षक की या विधिपूर्ण भार साधक किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा या उसकी अभिव्यक्ति या विवक्षित सहमति से किया जाए, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस बात से उस व्यक्ति को कारित हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित करने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात हो, परंतु इस अपवाद का विस्तार मृत्यु कारित करने अथवा मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करने के उद्देश्य से न किया गया हो। ऐसा न हो जिससे मृत्यु कारित होने की संभाव्यता का ज्ञान हो। ऐसा न हो जिससे गंभीर चोट पहुंचता हो अथवा उसका प्रयत्न का अभिप्रेरण होता हो, जिसका उद्देश्य मृत्यु अथवा गंभीर चोट को रोकने अथवा किसी गंभीर बीमारी अथवा अंग शैथिल्य का इलाज करना न हो, इसके अलावा और कुछ हो। दृष्टांत को सद्भावनापूर्ण शिशु के लाभ के लिए अपनी शिशु की सहमति के बिना यह संभाव्य जानते हुए शल्य क्रिया से उस शिशु की मृत्यु कारित होगी, न कि इस आशय से कि उस शिशु की मृत्यु कारित कर दे। शल्य चिकित्सक द्वारा पथरी निकलवाने के लिए अपने शिशु की शल्य क्रिया करवाता है। को का उद्देश्य शिशु का रोग मुक्त करना था, इसलिए वह इस अपवाद के अंतर्गत आता है। इस अपवाद का लाभ तभी प्राप्त होता है जब कोई कार्य किसी शिशु के लाभ के लिए पूर्ण सद्भावना पूर्ण आशय से किया गया। उदाहरणतः को अपनी 12 वर्ष से कम आयु की पुत्री खो के साथ आर्थिक लोभ से गौ को बलात्संग करने का अभिप्रेरण देता है। यहाँ को और गौ दोनों को इस अपवाद का लाभ प्राप्त नहीं होगा। मोंग बनाम थोंग
के एक मामले में यह धारण किया गया कि किसी भी स्कूल का प्रधानाध्यापक अपने किसी भी विद्यार्थी को जिसने स्कूल की सीमा में अथवा स्कूल की सीमाओं से बाहर अनुचित कृत्य किया हो साधारण उचित शारीरिक दंड दे सकता, परंतु वह कृत्य स्कूल बंद होने पर छुट्टियों में न किया गया हो। इस धारा में प्रयुक्त शब्द अपहानि से अभिप्राय शारीरिक क्षति से है। सहमति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, कोई सहमति ऐसी सहमति नहीं है जैसी इस संहिता के किसी धारा से आश्रित है। यदि वह सम्मति किसी व्यक्ति ने क्षति के भय के अधीन या तथ्य के भ्रम के अधीन दी हो और यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो या उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे भय या भ्रम के परिणाम स्वरूप वह सहमति दी गई है अथवा चित्त विकृत व्यक्ति की सहमति, यदि वह सहमति ऐसे व्यक्ति ने दी है जो चित्त विकृत या ममता के कारण उस बात की जिसके लिए वह अपनी सहमति देता है प्रकृति और परिणाम को समझने में असमर्थ हो, अथवा शिशु की सहमति, जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल प्रतीत न हो, यदि वह सहमति ऐसे व्यक्ति ने दी हो जो 12 वर्ष से कम आयु का। इस प्रकार यह धारा सहमति के बारे में विचार करती है। सहमति की परिभाषा नहीं करती है, केवल यह बताती है कि कौन सहमति नहीं है। तालिका के रूप में इस धारा को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। सहमति नहीं है यदि यह दी जाती है क्षति के भय के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा, तथ्य के भ्रम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा, विकृत चित्त व्यक्ति द्वारा या मदोन्मत्त व्यक्ति द्वारा, 12 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति द्वारा, मिथ्या व्यपदेशन द्वारा प्राप्त सहमति जिनमें तथ्यों का भ्रम पैदा होता है वैध सम्मति नहीं मानी जाती। ऐसे कार्यों का प्रवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। उपयुक्त धाराओं अर्थात धारा 25, धारा 26 और धारा 27 के अपवादों का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। जो उस व्यक्ति को जो सम्मति देता है या जिसकी ओर से सम्मति दी जाती है उन कार्यों से कारित हो या कारित किए जाने का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात हो। दृश्य गर्भपात कराना जब तक कि वह उस महिला के जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावनापूर्वक कारित न किया गया। किसी अपहानि के बिना भी जो उससे उस महिला को कारित हो या कारित करने का आशय हो स्वतः अपराध है। इसलिए वह ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है और ऐसा गर्भपात कराने की उस महिला की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायानुमत नहीं बनाती। सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना किसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो उस व्यक्ति को हुई है जिसे वह दी गई है, यदि वह उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है। एक शल्य चिकित्सक है, एक रोगी को सद्भावपूर्वक यह संसूचित करता है कि उसकी राय में वह जीवित नहीं रह सकता। यह आघात के परिणाम स्वरूप उस रोगी की मृत्यु हो जाती है। ने कोई अपराध नहीं किया, यद्यपि वह जानता है कि संसूचना से उस रोगी की मृत्यु होना संभाव्य है। धारा 31 का उद्देश्य अपराधी को अनुचित सुरक्षा प्रदान किए बिना निर्दोष व्यक्ति को उचित संरक्षण प्रदान करना है। धारा 31 का उद्देश्य अपराधी को अनुचित सुरक्षा प्रदान किए बिना निर्दोष व्यक्ति को उचित संरक्षण प्रदान करना है। धारा 31 का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 2 बातें आवश्यक है। संसूचना सद्भावपूर्वक दी गई हो, जिस व्यक्ति को संसूचना दी गई है वह उसके लाभ के लिए हो। धारा 32 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। हत्या और मृत्यु से दंडनीय राज्य के विरुद्ध अपराधों के सिवा कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए ऐसी धमकियों से विवश किया गया हो।
जिनसे उस बात को करते समय उसको युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो गई हो कि अन्यथा परिणाम यह होगा कि उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाए, परंतु यह तब जब कि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति ने अपनी ही इच्छा से या तत्काल मृत्यु से कम अपनी अपहानि की युक्तियुक्त आशंका से अपने को उस स्थिति में न डाला हो जिसमें कि वह ऐसी मजबूरी में पड़ गया है। कोई व्यक्ति जो स्वयं अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता, इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधि द्वारा अपराध है। स्पष्टीकरण 2 कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिसे डाकुओं की एक टोली द्वारा पकड़ा गया और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात को करने के लिए विवश किया गया जो विधि द्वारा अपराध है। उदाहरण के लिए एक लोहार जो अपने औजार लेकर किसी घर का द्वार तोड़ने को विवश किया जाता है जिससे डाकू उसमें प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार है। धमकी के अंतर्गत किए गए कार्य। धारा 32 धमकी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख करती है। संहिता की यह एक महत्वपूर्ण धारा क्योंकि सामान्यतः कोई कार्य अपराध तभी माना जाता है जबकि वह स्वेच्छा से किया गया हो, लेकिन कभी कभी कोई कार्य जिसे करने की तनिक भी इच्छा नहीं रही हो किंतु धमकी अथवा दबाव के अंतर्गत करना पड़ जाता है, और यदि ऐसा कार्य को अपराध मान लिया जाए तो निश्चित ही यह एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था होगी। यही कारण है कि संहिता में धमकी के अधीन बाध्य होकर किए गए कार्यों को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। इस धारा को हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। अतिरिक्त इससे कि हत्या और राज्य के विरुद्ध अपराध जो मृत्यु दंड से दंडनीय हो, कोई कार्य अपराध नहीं यदि वह धमकी से विवश व्यक्ति द्वारा किया जाता है। धमकी की प्रकृति जिससे तुरंत मूल्य का भय हो जबकि कर्ता ने कार्य न किया हो। प्रकृति जिससे तुरंत मृत्यु का भय हो जबकि कर्ता ने कार्य न किया हो, अपनी स्वेच्छा से या ऐसा हानि के भय से जो तुरंत मूल्य से कम हो। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कहता कोई कार्य अपराध नहीं है यदि वह एक धमकी से विवश व्यक्ति द्वारा किया जाता है। धमकी की प्रकृति जिसे तुरंत मृत्यु का भय हो जबकि कर्ता ने कार्य न किया हो, अपनी स्वेच्छा से या ऐसी हानि से जो भय तुरंत मृत्यु से कम हो। वह व्यक्ति जो अपनी इच्छा से या पीटे जाने की धमकी से डाकुओं की टोली में उनके सील को जानते हुए सम्मिलित हो जाता है, इस आधार पर ही इस अपवाद का फायदा उठाने का हकदार नहीं है कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात करने के लिए विवश किया गया था जो विधितः अपराध ऑफेंसेस बाय लॉ है। स्पष्टीकरण 2 डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिगृहित और तत्काल मृत्यु की धमकी द्वारा किसी बात को करने के लिए जो विधितः अपराध है विवश किया गया।
व्यक्ति उदाहरणतः एक लोहार जो अपने औजार लेकर एक गृह का द्वार तोड़ने को विवश किया जाए जिससे डाकुओं में प्रवेश कर सके और उसे लूट सके, इस अपवाद का फायदा उठाने के लिए हकदार है। इस धारा में प्रयुक्त हत्या के अंतर्गत हत्या के लिए दुष्प्रेरण सम्मिलित नहीं है, अतः हत्या के दुष्प्रेरण को इस धारा के अंतर्गत क्षम्य किया जा सकता है। आर बनाम राम अवतार के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां एक नौकर मृतक के शरीर को अपने मालिक के दबाव के कारण हटाता है तो वह कोई अपराध नहीं करता है। उमादाक्षी देवी बनाम एम्पायर के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि जहां एक व्यक्ति मृतक का पैर पकड़कर हत्या का दुष्प्रेरण का अपराध कारित करता है तथा वह ऐसा इसलिए करता है कि अन्यथा उसकी तत्काल मृत्यु संभाव्य है, वह धारा 94 धारा 32 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत संरक्षित है। बच्चन लाल बनाम स्टेट के मामले में अभियुक्त उस समय से लेकर जब उसने मृतक का पैर पकड़ा तथा जब उसने मृत शरीर को छिपाने में हत्यारों की सहायता की बराबर तत्कालिक मृत्यु के भय के अंतर्गत बना रहा था उसे धारा 94 धारा 32 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत संरक्षित माना गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि भय, दबाव या व्यवस्था के अधीन किया गया कार्य व्यक्ति का स्वयं का कार्य नहीं होने से इस धारा के अंतर्गत संरक्षित है। 32 जो कहता है। अब 33 कहता है तुच्छ अपहानि कारित करने वाला का कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे कोई अपहानि कारित होती है या कारित की जानी आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह अपहानि इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। तुच्छ कार्य विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती और यही कारण है कि संहिता में तुच्छ कार्यों को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है। हमारे दैनिक जीवन में कारित होने वाले ऐसे अनेक कार्य हैं जो दृश्य रूप से यद्यपि अत्यंत तुच्छ होते हैं लेकिन उनकी प्राकृतिक आपराधिक होती है, जैसे किसी व्यक्ति के नीम से दातुन तोड़ लेना, किसी की दावत में कलम डुबो देना, गाड़ी में धक्का मुक्की करते हुए बैठना आदि। फिर भी विधि के अंतर्गत उन्हें दंडनीय नहीं बनाया गया है, क्योंकि यदि ऐसा किया गया होता तो हमारा सामान्य जीवन दुश्वार हो जाता और दूसरी तरफ न्यायालयों में वादों की भीड़ लग जाती। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 33 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई बात इस कारण से अपराध नहीं है कि उससे अपहानि कारित होती है या कारित की जाने आशयित है या कारित होने की संभाव्यता ज्ञात है, यदि वह अपहानि इतनी तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। उदाहरणतः बंजर भूमि पर खड़े वृक्षों से मूल्यविहीन फलियां तोड़ लेना, अभियुक्त द्वारा बिना किसी मूल्य के चेक की चोरी कारित किया जाना, दूसरे से टिकट पर यात्रा करने के अभियोग में मानहानि का मामला आदि। इस धारा में प्रयुक्त सब अपहानि में मन, शरीर या संपत्ति की क्षति भी सम्मिलित है। यह धारा केवल तभी लागू होती है जब कारित की गई अपहानि इतनी तुच्छ हो कि मामूली समझ व स्वभाव वाला कोई व्यक्ति अर्थात सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति उसकी शिकायत न करे। संहिता में अपहानि शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई। यह सुनिश्चित करना न्यायालय के विवेकाधीन है कि कोई अपहानि कारित हुई है या नहीं हुई। अपहानि शारीरिक या मानसिक क्षति के रूप में हो सकती है और उसमें ख्याति अथवा वित्तीय हानि भी सम्मिलित है। इस धारा की प्रायोज्यता निम्नांकित बातों पर निर्भर करती है: क्षति की प्रकृति, पक्षकारों की स्थिति, आशय का ज्ञान, परवर्ती परिस्थितियां, सामान्य प्रज्ञावान व्यक्तियों की धारण आदि। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीर एवं संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार प्रदान किया गया। यदि इस प्रकार की सुरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता तो शायद उसका शरीर एवं संपत्ति हमेशा खतरे में पाए जाते। शरीर एवं संपत्ति की रक्षा का अधिकार कानून द्वारा प्रदत्त है।
क्योंकि राज्य पर भी व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति की रक्षा का दायित्व होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि जबकि किसी व्यक्ति के शरीर एवं संपत्ति के खतरे में होने पर उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह राज्य से अपनी रक्षा के उपाय प्राप्त कर सके। अतः ऐसी परिस्थिति में उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा को तत्कालिक अधिकार प्रदान किए। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रतिरक्षा का कार्य है, दुर्व्यवहार अथवा प्रतिशोध का नहीं। इस अधिकार के अंतर्गत किसी आक्रमण को उचित ठहराने के लिए ढाल की तरह उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए इसके लिए प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का सावधानीपूर्वक विवेचन आवश्यक है। जिससे यह ज्ञात हो सके कि अभियुक्त ने वास्तव में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया था अथवा नहीं। अभियुक्त के द्वारा बिना युक्तियुक्त आधार के यह उपधारण कर लेना कि उस पर किसी आक्रमण के होने की संभावना है, अभियुक्त को इस अधिकार के उपयोग की अनुमति नहीं देता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को निम्नांकित शीर्षकों में विभाजित किया जाए। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अपवाद, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का आरंभ और अंत एवं निजी संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। प्राइवेट प्रतिरक्षा में दी गई बातें। कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार के प्रयोगों में की जाती है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। सामान्यतः कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता और यदि वह इस तरह का कार्य करता है तो वह एक दंडनीय अपराध माना जाता है। धारा 34 के अनुसार ऐसी कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। Nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense। 35 शरीर और संपत्ति की प्राइवेट की प्रतिरक्षा का अधिकार। शरीर और संपत्ति की प्राइवेट का प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 37 में अंतर्विष्ट निबंधनों का अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति चाहे चल हो या अचल उसकी प्रतिरक्षा करे। धारा 35 में कहा प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे एवं किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की चाहे वह चल हो या अचल प्रतिरक्षा करे। यहाँ यह उल्लेखनीय कि जब कोई अभियुक्त प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिवाद करता है तो उसे अपने इस अधिकार को साबित करना होता है।